नमस्कार बच्चों, मैं द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी। और हमारा लास्ट टाइम चैप्टर चल रहा था मेटल एंड नॉन मेटल, तो इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो टॉपिक हमारा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है मेटल्स और नॉन मेटल की। पर आज हमारा टॉपिक है कि हमारा फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है मेटल एंड नॉन मेटल की। ठीक है, तो एक एक चीज़ को समझते जाना, जहाँ ना समझ आए मुझे बता देना। ओके, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो हमारा टॉपिक है 3.2 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। तो सबसे पहला आता है विच वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इन द फॉलोइंग द सेंस 321 एंड 324। फॉर दिस द कलेक्ट द सैंपल ऑफ द मेटल इज एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। ठीक है, तो इसका मतलब ये जितने भी मेटल है हमें क्या करने हैं, सबसे पहले ये इकट्ठे करने हैं। कर लिए। अब आता है हमारा यहाँ पे टॉपिक नंबर 1। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा कि व्हाट हैपन व्हेन द मेटल आर बर्न इन एयर। तो ये मैंने लास्ट टाइम वीडियो में डाल भी दिया था, पर मैं यहीं से लेके चल रहा हूँ कि मेटल को अगर एयर में बर्न करते हैं तो क्या होता है। क्लियर? तो एयर में बर्न करने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में अगर रिएक्ट करता है मेटल तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर? तो यू हैव सी द एक्टिविटी 3.8 दैट द मैग्नीशियम बर्न इन एयर विद द डेजलिंग। ठीक है, वैन द फ्लेम वाइट फ्लेम एंड डू ऑल द मेटल रिएक्ट द सेम मैनर। तो आपने पहले चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो हमारा मैग्नीशियम होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके एक वाइट पाउडर बनाता है। तो क्या सारे मेटल वाइट पाउडर ही बनाते हैं या सारे मेटल सेम दर से ही रिएक्ट करते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक्टिविटी है 3.9, साथ साथ पढ़ते जाएं। ओके, सबसे पहले एक्टिविटी। तो दिस इज द फॉलोइंग द नीड द टीचर, यानी टीचर के सामने एक्टिविटी करें। नंबर 1, होल्ड एनी ऑफ सैंपल टेकन द अबव विद द पेयर ऑफ द टंग एंड ट्राई टू द बर्निंग ओवर अ फ्लेम। कि एक टंग लेना है, उसके अंदर एक मेटल को पकड़ना है, अब उसे बर्नर पर गर्म करना है। तो रिपीट विद द अदर मेटल सैंपल। ठीक है, और इसको आप अदर मेटल के साथ करिए। तो कलेक्टिंग द प्रोडक्ट इट फॉर्म, तो आप बताइए कि उससे क्या तैयार होगा। लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन। ठीक है, और मेटल जब ठंडा हो जाएगा तब क्या रिएक्शन आपको दिखाई देती है। ठीक है, विच मेटल बर्न ईजिली। तो इनमें से ऐसा कौन सा मेटल था जो आसानी से बर्न हो गया। तो इसका मतलब एक बात समझ आती है कि मेटल जो होते हैं वो सभी एक ही दर से रिएक्ट नहीं होते, सब अलग अलग दर से रिएक्ट होते हैं। यानी कि सबकी रिएक्ट होने की जो दर है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, सेम नहीं है। ओके, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आ जाता है कि मेटल, हाँ, अरेंज द मेटल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर द रिएक्टिव। ठीक है, टूवर्ड द ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन की रिएक्शन के आधार पर हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से समझे जरा। ऑलमोस्ट ऑल द मेटल कंबाइन विद द ऑक्सीजन। ठीक है, टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड, कि ज़्यादातर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर? क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन द कॉपर इज़ द हीटेड इन एयर, जैसे अगर आप कॉपर को हीट करते हैं, जैसे आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पे, वहाँ लिखा है कि अगर हम कॉपर को हीट करते हैं तो इट कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू द फॉर्म ऑफ द कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अ ब्लैक ऑक्साइड। तो कॉपर के ऊपर एक ब्लैक रंग की कोटिंग आ जाती है जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड कैसे बना? जब कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्न किया गया। क्लियर? सेम इसी तरह से हमारा आता है आपका एल्यूमिनियम के साथ। तो एल्यूमिनियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्न करते हैं तो हमारा क्या तैयार हो जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड तैयार हो जाता है। क्लियर? तो बच्चों, इनकी रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए और साथ में आपको पता होना चाहिए कि मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हम बर्न कर रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, ओके। रिकॉल चैप्टर नंबर 2, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम जरा याद करते हैं कि जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा तो क्या हुआ। तो वी हैव लर्न दैट द मेटल ऑक्साइड आर अ बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी का पता चलता है कि जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो इसे ज़रूर मार्क कर लीजिए, इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन फंसेगा आपका कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। क्लियर है याद? ओके, बट सम मेटल ऑक्साइड सच अ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिन ऑक्साइड हैज़ शो द बोथ एसिडिक एज वेल एज द बेसिक बिहेवियर। पर कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों तरह के बिहेव को प्रेजेंट करते हैं।
क्लियर। तो यानी कि हमारे एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और हमारे बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। पर ऐसे जो ऐसे मेटल होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो सच मेटल ऑक्साइड विद रिएक्ट द बोथ एसिड एज वेल एज द बेस प्रोड्यूस द सॉल्ट एंड द वाटर आर नोन एज द एम्फोटिक ऑक्साइड। तो इसे मार्क कर लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज एम्फोटिक ऑक्साइड, और साथ में कभी कभी पूछ लेता है ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। तो आप पे दोनों क्वेश्चन का आंसर है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करने वाले कुछ मेटल के नाम बताइए, तो आप बताएंगे एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। पर अगर आपसे कहा जाए तो पर याद रखना ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। पर अगर ये आप पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से मेटल होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं उन्हें कहते क्या हैं, तो उसे कहते हैं एम्फोटिक ऑक्साइड। याद रहेगा। ओके, तो इसी के नीचे आपकी दो इक्वेशन भी आपको नज़र आ रही होगी, Al2O3 प्लस HCl। तो HCl क्या है? हमारा एसिड है, ठीक है। HCl क्या है? हमारा एसिड है। तो एसिड को जब हमने रिएक्ट कराया किससे? मेटल से, तो Al2O3 क्या है? मेटल। तो क्या बन गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है? सॉल्ट, और वाटर हमारा तैयार हो जाएगा। क्लियर। तो मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसोलेबल इन वाटर। ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड होते हैं वो पानी में अघुलनशील, यानी कि घुलने वाले नहीं होते, इसे बोलते हैं इनसोलेबल इन वाटर। बट सम ऑफ दीज द डिजॉल्व इन द वाटर। पर कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। तो जो पानी में घुल जाते हैं ऐसे मेटलों को क्या बोलते हैं? तो ऐसे मेटलों को एल्कलाइज बोलते हैं। बिल्कुल मार्क कर लीजिए, डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि एल्कलाइज क्या होता है? एल्कलाइज द मोस्ट ऑफ द मेटल इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम आर डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एल्कलाइज। याद रहेगा। तो सोडियम ऑक्साइड एंड द पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलाइज एज फॉलोज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन दे रखी है, सोडियम ऑक्साइड है हमारे पास Na2O और वाटर, तो क्या बन गया हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको ये वो रिएक्शन नज़र आ रही है जो पानी में क्या होती है? घुलनशील होती है। क्लियर। तो इन्हें क्या कहते हैं? एल्कलाइज कहते हैं। बिल्कुल दिमाग में रखना है आपको। अच्छा, नीचे एक प्रोसेस दे रखा है, ठीक है। बीच में ये पैराग्राफ है, मैं इसे पढ़ देता हूँ, पर इसमें आपको सिर्फ ये बता रखा है कि मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, और जो लेस रिएक्टिव है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इस पर जब वीडियो बनाई थी तो यहाँ तक टॉपिक कवर हो गया था, पर हम इसे यहीं से लेके चलते हैं। तो मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट अ सेम रेट, कि सारे मेटल सेम रेट से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो डिफरेंट मेटल शो द डिफरेंट रिएक्टिव टू वर्ड द ऑक्सीजन, कि अलग अलग मेटल अलग अलग दर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल सच एज अ पोटेशियम एंड द सोडियम रिएक्ट सो द वाइग्रोसली दैट दे द कैच द फायर इट कीप इट अ सम ओपन, कि जो हमारा सोडियम होता है, जो पोटेशियम होता है, वो खुले में पूरी तरह से आग पकड़ लेते हैं। इसका मतलब क्या है? वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव यानी मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। क्लियर। हैंस टू द प्रोटेक्ट दैम एंड प्रिवेंट द एक्सीडेंटल फायर, ठीक है। और कोई एक्सीडेंटल फायर यानी कि अचानक कोई आग ना लगे, ठीक है, इन पोटेशियम और सोडियम की वजह से। इसलिए सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वर्ड नजर आएगा केरोसिन ऑयल। क्लियर। तो केरोसिन ऑयल को मार्क कर लीजिए और याद रखना है इसमें किसे रखते हैं? हम सोडियम को रखते हैं, ठीक है। बट एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड आर द कवर विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। पर जब हम मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम को, जिंक को, ठीक है, या लेड को हीट करते हैं तो उस पर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। क्लियर। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम रेदर ऑक्सीडेशन। और ये लेयर अच्छी होती है। अच्छी क्यों होती है? क्योंकि मेटल को और ज़्यादा कह सकते हैं हम रिएक्शन करने से बचाने का काम करती है। ये इसके ऊपर कोटिंग का काम करती है, यानी एक तरह से हमने कहा भाई आयरन पर अगर आयरन ऑक्साइड बन जाए तो जंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऑक्साइड की लेयर को चढ़ाया जा सकता है उसे हीट करके, ताकि जो मेटल है वो उसका कोरेजन ना हो। ओके। तो आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग, ठीक है, बर्न वायरसली। तो पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि ये बोलता है कि आयरन के जो टुकड़े हैं वो तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, पर अगर प्योर आयरन रखा जाए तो आग क्यों नहीं पकड़ता, ठीक है। तो स्प्रिंग इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर, तो बर्नर पे जो आयरन फिलिंग होती है वो क्या करने लगती है? कैच करने लगती है फायर को, ठीक है, और ऑक्साइड बना देती है। ओके। अगला आता है कॉपर डज नॉट बर्न। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में फंसेगा। कौन सा मेटल बर्न नहीं होता? तो कॉपर बर्न नहीं होता, जलता नहीं है। बट द हॉट मेटल इज
कोटेड विद अ ब्लैक कलर, पर इसके ऊपर ज़्यादा हीट करने पर एक ब्लैक लेयर आ जाती है। उसी ब्लैक लेयर को क्या बोला जाता है आपका? कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा? कॉपर ऑक्साइड। सिल्वर एंड द गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये पूछी जाएगी, ऐसे कौन से मेटल हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते? तो सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, क्या बोला मैंने? सिल्वर और गोल्ड दो ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, याद रहेगा। ओके, इसके बाद हमारा आ जाता है एनोडोनाइजिंग इन द प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ हमें समझना है कि एनोडाइजिंग क्या होता है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर जब एक थिक लेयर चढ़ाई जाती है तो उस प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहते हैं। तो एल्यूमिनियम develop a thin oxide layer with the exposed to air. The aluminum oxide coat make a resistant further corrosion, और इसको इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि उसका और ज़्यादा कोरेजन ना हो। कोरेजन का मतलब होता है उसका वेट लूज ना हो, उसकी शाइनिंग सरफेस कम ना हो। ओके, द रेसिस्टेंस कैन बी रिमूव, ठीक है, फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर, एंड ड्यूरिंग द एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड द इलेक्ट्रोलाइज्ड विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये प्रोसेस करा कैसे जाता है। तो प्रोसेस ऐसे किया जाता है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइज्ड प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइज्ड प्रोसेस में जब हम एनोड और कैथोड को बैटरी से जोड़ते हैं और उसे डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, तो एल्यूमिनियम आर्टिकल के ऊपर लेयर चढ़ जाती है। क्लियर? अब याद रखना है आपको कि एनोड से ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एंड रिएक्ट विद द मेटल, ठीक है, मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, और एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर कवर कर लेती है। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी, ठीक है, डेड इजली, सो एल्यूमिनियम आर्टिकल एंड अट्रैक्टिव फिनिश, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम को और ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दिया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा टॉपिक है अब आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 you must have observed that the sodium is most reactive sample of metal। तो आपको अगर पूछा जाए मोस्ट रिएक्टिव बताओ तो आंसर होगा सोडियम। ठीक है, मार्क कर लीजिए। अगर पूछा जाए कि भैया मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है तो आंसर क्या होगा? सोडियम। ठीक है, इज द नॉट, ठीक है, ओके, द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस, ठीक है, वाइग्रोसली इंप्लाइज दैट नॉट रिएक्टिव सोडियम। ठीक है, मैग्नीशियम जो है रिएक्टिव होता है पर वो सोडियम से कम रिएक्टिव होता है। क्लियर? बट द बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिवली जिंक, iron, copper or lead. Let us see the some reaction to arrive at the conclusion about the order of the reactive of these the metal। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की रिएक्शन ये क्लियर नहीं कर पाई कि किस आधार पर कौन ज़्यादा रिएक्टिव है या कौन कम रिएक्टिव है। इसके लिए हमें उसकी और ज़्यादा फर्दर स्टडी करनी पड़ेगी। तो अगली स्टडी हमारी क्या आ जाती है? तो अगली स्टडी आ जाती है हमारी व्हाट हैपन, ठीक है, व्हेन द मेटल रिएक्ट विद वाटर, कि अगर मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करा जाए तब क्या होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बच्चों कि पानी का मतलब केवल पानी नहीं है, पानी के टाइप उनसे है। तो पानी के कितने टाइप होते हैं ये आपको पता चलेगा कि पानी के 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बच्चों? 3 टाइप। तो एक्टिविटी 3.10, ओके, दिस एक्टिविटी नीड टू द टीचर असिस्टेंस। इस एक्टिविटी को भी टीचर के सामने करें। कलेक्ट द सैंपल ऑफ द सम द मेटल 3.9, पुट द, पेंसिल लेके बैठना बच्चों, जहाँ मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट मार्क करते जाना, उसे अलग से नोट भी करना पड़ेगा आपको। पुट स्मॉल पीसीस ऑफ द सैंपल सेपरेटली इन द बीकर हाफ फिल्ड ऑफ द कोल्ड वाटर। ठीक है, तो हमें आधा क्या लेना है? कोल्ड वाटर लेना है। एक आधा हाफ बीकर कोल्ड वाटर ले लीजिए। विच मेटल रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, और हमें पता लगाना है कि कौन कौन से मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर दे आर द रिएक्टिव विद द कोल्ड वाटर, और इसे हम बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस इन अ फायर ऑन वाटर, और कुछ ऐसे मेटल जो पानी के अंदर आग पकड़ेंगे हम उनको भी देखेंगे। इसके अलावा डज एनी मेटल स्टार्ट द फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, और ऐसे कौन से मेटल है जो पानी में तैरेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चनों के आंसर आएंगे तो ध्यान रखना है जब मैं बोलता जाऊं। पुट द मेटल डिड नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, ऐसे कौन से मेटल है जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो बीकर ऑफ विद हॉट वाटर, तो आधा क्या ले लो? आधा बीकर हॉट वाटर ले लो। फॉर द मेटल डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट
एंड अरेंज द अपेरेंस, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो कि ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे ना हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे, वो स्ट्रीम से रिएक्ट करेंगे। किससे रिएक्ट करेंगे? स्ट्रीम से। तो हमें ये बताना है कि कौन से ऐसे मेटल हैं जो स्ट्रीम से रिएक्ट करेंगे। और अरेंज द मेटल डिक्रीजिंग ऑर्डर, और हम उन्हें घटते क्रम में यहाँ पर अरेंज करेंगे। क्लियर है? तो ज़रा ध्यान से इस चीज़ को समझते जाना है। तो हमने क्या क्या लिया है, कितने टाइप का पानी लिया है? 3 टाइप का। तो कौन कौन सी टाइप, मतलब वाटर की कौन कौन सी टाइप ली है हमने? पहला कोल्ड वाटर, दूसरा हॉट वाटर, और तीसरा, बच्चों बताओ, तीसरा वेपर। ठीक है, याद रखना है। हाँ जी, तीसरा लिया है हमने वेपर। ठीक है, तो देखो किस तरीके से ये रिएक्ट होते हैं। तो सबसे पहला आता है मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड द प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन गैस। कि यहाँ पे हमें सबसे पहले समझाया गया है कि जब किसी भी मेटल को आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो उससे क्या तैयार होगा। तो अगर आप किसी भी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इससे आपका हाइड्रोजन गैस और क्या मेटल ऑक्साइड तैयार होगा। तो ये मेटल ऑक्साइड, पहले तो ये याद रखना है, बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है मेटल ऑक्साइड तैयार होगा और हाइड्रोजन गैस तैयार होगा। क्लियर है बात? तो पेपर में एक क्वेश्चन आया था, मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होगी? तो आंसर तुम्हें एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसके अलावा आ जाता है आपका कि मेटल ऑक्साइड को, एक मिनट, तो हमारी बात आई थी कि अगर कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको ये बताऊंगा कि हाइड्रोजन को चेक कैसे करते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मेटल ऑक्साइड दैट सोलेबल इन वाटर डिजॉल्व इन इट फर्दर द फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। कि जब मेटल ऑक्साइड को, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात देखना जरा, मेटल को वाटर से मिलाया, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बन गया। अब ये जो मेटल ऑक्साइड बना है, अगर इसे दोबारा वाटर में डिसॉल्व करोगे तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड तैयार हो जाएगा। तो एग्जाम का एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया कि मेटल ऑक्साइड को वाटर में मिलाएं तो क्या तैयार होता है। तो मेटल ऑक्साइड को जब हम वाटर में मिलाते हैं बच्चों तो हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड तैयार होता है। क्लियर है? एक नंबर बिल्कुल फिट है यहाँ से, तो ध्यान रखना है। अगला आता है मेटल लाइक अ पोटेशियम एंड अ सोडियम रिएक्ट विद द वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। ये लाइन बिल्कुल दिमाग में छाप लें। अगर पूछा जाए कोल्ड वाटर से रिएक्ट होने वाले मेटल कौन से हैं तो आंसर आएगा पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, तो इन द केस ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम इट रिएक्ट इज सो वायलेंट एंड द एक्सोथर्मिक। तो ये भी दिमाग में रखना है, कौन सी रिएक्शन होती है ये? एक्सोथर्मिक। दैट द इवॉल्व द हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। और ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है और तुरंत एक्सोथर्मिक होने की वजह से आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो नीचे देखो रिएक्शन है इसकी। तो रिएक्शन आपके पास क्या होती है? पोटेशियम प्लस वाटर, तो सोडियम, सॉरी, ये बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी। तो ये हीट एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ऐसी सोडियम प्लस वाटर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी। पर यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या बताई मैंने? कोल्ड वाटर से रिएक्ट होने वाले। इसका मतलब कि सारे मेटल सेम वाटर यानी कोल्ड वाटर से या सिंपल हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं होते, सब अलग अलग टाइप से रिएक्ट होते हैं। अगला आता है हमारा द रिएक्शन विद कैल्शियम विद वाटर इन द लेस वायलेंट। अगर कैल्शियम को आप कोल्ड वाटर में डालते हैं तो वो लेस वायलेंट होगा। तो ये भी कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन है कैल्शियम की। ठीक है, पर ये कैसा होगा हमारा? ये हमारा होगा लेस वायलेंट, याद रहेगा। फिर हमारा आता है द हीट। ठीक है, इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू द कैच फायर। ठीक है, जो इससे हीट रिलीज होती है वो इतनी काफ़ी नहीं होती कि इससे आग पकड़ ले। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें आग, मतलब कैल्शियम जो है वो पानी में भी रखने पर आग नहीं पकड़ता, बट पोटेशियम और सोडियम पानी में रखने पर भी आग पकड़ लेते हैं। क्लियर है? ओके, इसके अलावा कैल्शियम की एक प्रॉपर्टी है कि वो फ्लोट होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब कैल्शियम को पानी में डाला जाता है तो उसके चारों तरफ हाइड्रोजन गैस बबल बना लेती है और मेटल के साथ चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है, और मेटल जो है वो सरफेस पर आ जाता है तैरकर। क्लियर है?
तो ये लाइन बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो कैल्शियम की प्रॉपर्टी बताई है हमने आपको कि कैल्शियम को जब ठंडे पानी में डालेंगे तो वो लेस वायलेंट होगा। कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन जो गैस निकलेगी वो बबल बना के उसके साथ अटैच हो जाएगी और वो सरफेस पे आ जाएगा। तो इसकी रिएक्टिव सीरीज़ क्या है हमारी, यानी कि इक्वेशन क्या है, Ca यानी कैल्शियम प्लस वाटर, तो CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे ट्वाइस बोला जाता है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये हमने देखा कि कोल्ड वाटर के साथ किस तरह की रिएक्शन हुई, ठीक है। अब बात आती है मैग्नीशियम की। क्या मैग्नीशियम ठंडे पानी से रिएक्ट करता है? तो पहला MC क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। तो दिमाग में रखना है, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। इट रिएक्ट विद द हॉट वाटर, ये केवल गर्म पानी में रिएक्ट करता है टू फॉर्म द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इससे क्या तैयार होता है हमारा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तैयार होती है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो निकलती है वो बबल बनाकर मैग्नीशियम के साथ चिपक जाती है और ये मेटल भी फ्लोट करने लगता है। तो आपको समझ आया होगा कि दो ऐसे मेटल है जो पानी पे फ्लोट करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। बट कैल्शियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना के तब बबल बनाता है और तब फ्लोट करता है। बट मैग्नीशियम जो होती है वो हाइड्रोजन गैस को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करने पे बनता, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करने पे बनाती है और तब वो फ्लोट करता है। क्या यहाँ तक क्लियर है बात? ओके, इसके बाद हमारा आता मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट, ठीक है, एदर विद द कोल्ड वाटर। पर हमारे 3 मेटल के नाम ऐसे हमने बताए जो कि कोल्ड वाटर या हॉट वाटर दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करते। तो पेपर में एक क्वेश्चन यही बन जाता है इंपॉर्टेंट कि ऐसे मेटल के नाम बताइए जो ना तो ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं और ना ही गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं। तो इसमें आते हैं आपके एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद एदर विद कोल्ड और अ हॉट वाटर। क्लियर है? तो ये किससे रिएक्ट करते हैं बच्चों? तो ये रिएक्ट करते हैं विद स्ट्रीम, रिएक्ट विद स्ट्रीम फ्रॉम द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये रिएक्ट करते हैं स्ट्रीम से और ये बनाते हैं क्या? स्टीम से रिएक्ट करने पर ऑक्साइड और हाइड्रोजन ही बनाते हैं। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछता हूँ ऐसे कौन से मेटल हैं जो किसी भी तरह से वाटर से रिएक्ट नहीं करते, वाटर की किसी भी फॉर्म से रिएक्ट नहीं करते। तो आपको पता होना चाहिए, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, ये पानी से रिएक्ट करते ही नहीं है। क्या ये याद रहेगा? ओके, अगला आ जाता है हमारा, हाँ जी, अगला आता है हमारा 323, व्हाट हैपन व्हेन द मेटल रिएक्ट विद एसिड। कि अगर कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करे, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? वाटर के साथ रिएक्ट करने पर। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करे तब क्या होता है, ठीक है। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द मेटल रिएक्ट विद द एसिड टू गिव अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड के साथ रिएक्ट करने पर भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होती है। क्लियर? तो एग्जाम का एक क्वेश्चन यही बन गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है, चाहे वाटर हो चाहे कोई एसिड हो, तो दोनों ही कंडीशन में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। क्या तैयार होगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन तैयार होगा। क्लियर है? तो हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3.11, ओके। तो एक्टिविटी क्या कहती है? कलेक्ट ऑल द मेटल सैंपल, एक्सपेक्टेड द सोडियम एंड द पोटेशियम अगेन, इफ द सैंपल आर ट्रेनिश्ड रब them the clean with the sandpaper, ठीक है। डू नॉट टेक द सोडियम एंड पोटेशियम एज दे रिएक्ट वाइग्रोसली इवन विद द कोल्ड वाटर। पुट द सैंपल सेपरेटली इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सस्पेंडेड थर्मोमीटर, ठीक है, इन द टेस्ट ट्यूब सो दैट देयर बल्ब आर डिप्ड इन द एसिड। ऑब्जर्व द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बल्ब केयरफुली, ठीक है, विच मेटल रिएक्ट द वाइग्रसली एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड with the metal did the recorded the highest temperature and arrange the metal in the decreasing order to the respectively the dilute acid। तो हमें एसिड के साथ रिएक्ट को समझना है, ओके।
तो हमने एक प्रैक्टिकल यानी कि एक इस प्रैक्टिस जो है वो तैयार करा है। अब जरा समझते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो इसमें आता है राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको खुद लिख के देखनी है, बड़ी आसान है। जैसे मैग्नीशियम लिखोगे तो Mg प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस में क्या बन जाएगा हाइड्रोजन। ऐसे ही एल्यूमिनियम लिखोगे एल्यूमिनियम तो Al2 प्लस HCl2। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी Al2Cl2। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन H2। ठीक है, फिर बैलेंस करना है आपको। ओके, तो ये बता रहा है कि हर बार आप जब इन तीनों को देखोगे और रिएक्शन सीरीज लिखोगे तो इनसे हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, पर हाइड्रोजन गैस कब नहीं निकलती। ठीक है, तो व्हेन द मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन गैस उस समय नहीं निकलेगी जब हम नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया कि एसिड में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, पर अगर आपने हाइड्रोजन गैस की जगह पे नाइट्रिक एसिड लिया तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। नाइट्रिक एसिड का जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो होता है HNO3, तो इज़ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पेपर में एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम लिखिए, तो आपको याद रखना है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर, it oxide the hydrogen produced to the water and itself get the reduced to any of nitrogen oxide। ठीक है, तो ये क्या बना देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन को, क्या कर देता है ऑक्सीडाइज कर देता है, और क्या बना देता है जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, बट जो मैग्नीशियम और मैग्नीज होता है, ठीक है, रिएक्ट विद द डाइल्यूट HNO3, तो उसमें वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये दिमाग में रखना है आपको, ऐसा नहीं है कि नाइट्रिक एसिड किसी के साथ भी हाइड्रोजन गैस नहीं देता। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। क्लियर है, तो दैट द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बबल वॉज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ द मैग्नीशियम, द रिएक्शन वॉज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन द केस। तो यहाँ पे हम इसे जब अरेंज करते हैं तो किसके आधार पर अरेंज करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के आधार पर अरेंज करते हैं कि किस में कितना ज़्यादा रिएक्टिव हुआ। तो द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन ऑर्डर, तो घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आता है, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक और सबसे कम आयरन। क्लियर, यानी आयरन एसिड के साथ में सबसे कम रिएक्ट करता है। पर अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा मेटल है जो रिएक्ट करता ही नहीं है एसिड के साथ, तो आंसर एक ही होगा, वो होगा आपका कॉपर। ठीक है, कॉपर नो बबल वर द सीन द टेम्परेचर विल ऑल्सो रिमेन अनचेंज, कि कॉपर के ऊपर ना तो कोई बबल बनेगा हाइड्रोजन गैस का और इसका जो टेम्परेचर है वो भी चेंज नहीं होगा। तो दिस सो द कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मतलब कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, इसके बाद हमारा आ जाता है एक्वारेजिया। तो व्हाट इज एक्वारेजिया, कि एक्वारेजिया क्या होता है? देखो जी, जब आप कोई भी गोल्ड का सामान लेते हो बेटा, तो कुछ समय बीतने के बाद या लंबा समय बीतने के बाद उसका जो रंग है वो डल हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीडाइजिंग लेयर चढ़ जाती है। तो उसे साफ़ किया जाता है। तो साफ़ करने के लिए सुनार किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? तो सुनार रॉयल वाटर। तो ये जो रॉयल वाटर है इसी को एक्वारेजिया कहा जाता है। क्लियर है बात? अगर पूछा जाए कि एक्वारेजिया क्या, रॉयल वाटर किसे कहते हैं, तो एक्वारेजिया ही आपका रॉयल वाटर। तो व्हाट इज एक्वारेजिया, क्वेश्चन अब भी यही बना हुआ है। तो एक्वारेजिया एक्चुअल में दो एसिड का कम्बिनेशन है। तो मैं बताता हूँ कौन कौन से एसिड का ये कम्बिनेशन है, जरा देखिए। इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड द मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मार्क कर लीजिए, एंड द कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये हमने अभी दोनों नाम ऊपर पढ़े थे। ठीक है, तो इन्हें मिला दिया जाता है 3:1 के आधार पर। तो यहाँ MCQ में 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला, एक्वारेजिया में कौन कौन सा एसिड होता है, दूसरा कि रॉयल वाटर का दूसरा नाम क्या है, तीसरा कि जो एक्वारेजिया में एसिड होते हैं उनका रेशो क्या होता है। क्लियर? ओके, इसके अलावा ये काम क्या करता है, तो इट कैन डिजोल्व द गोल्ड इवन थ्रू द नेदर ऑफ दीज द एसिड कैन डू सो अलोन। एक्वारेजिया इज हाईली कोरेसिव फर्मिंग लिक्विड। तो ये एक हाईली कोरेसिव ज्वलनशील लिक्विड होता है, यानी जैसे हम इसमें हम गोल्ड डालते हैं तो गोल्ड तो साफ़ हो जाता है, पर आपको जान के हैरानी होगी कि गोल्ड की लेयर भी उसके अंदर मिक्स हो जाती है, जिसका सुनार फ़ायदा उठाते हैं। ओके जी, तो आगे हमारी बात आ जाती है कि
एक्वारेजिया एक हाईली कोरेसिव, तो इसे हाईली कोरेसिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर प्लेटिनम जैसी धातु भी गल जाती है। तो ध्यान रखना है कि एक्वारेजिया में गोल्ड और प्लेटिनम दोनों तरह की धातुएं मिक्स हो सकती हैं। तो यहाँ तक क्लियर है आपको सबको? क्या आप सबको यहाँ तक क्लियर है बच्चों?